हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं क्षारता के बारे में। और हमने फर्स्ट लेक्चर में तापमान के बारे में स्टडी किया था। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्षारता क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे, है ना। ये क्षारता मतलब है क्या। तो देखो, जैसे मैं अगर आपको सिंपल से भाषा में समझाऊं, तो आप सभी लोग समुद्र देखने कभी ना कभी तो गए ही होंगे, है ना। जाते हैं ना हम लोग बीच पे, तो वहां पर जो समुद्र का पानी होता है ना, आप उसको कभी टेस्ट करके देखना। थोड़ा सा पानी लेना और उसको टेस्ट करके देखना, तो वो पानी आपको कैसा लगेगा, नमकीन लगेगा। ठीक है, तो वो पानी नमकीन हमें क्यों लग रहा है, क्योंकि उसमें है नमक, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्षारता कहते हैं। ठीक है, यानी जो समुद्र का जो पानी है उसके अंदर जो नमक मिला हुआ है, उसी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, क्षारता। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले भौगोलिक स्पष्टीकरण की बात करेंगे और फिर यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो देखिएगा, अभी नमक का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं आप समझिएगा। तो जो हम भोजन करते हैं उसमें नमक होता है। आप सोचिए ना कि बहुत अच्छी सब्जी बनाई आपकी मम्मी ने, लेकिन उसमें नमक डालना भूल गई, तो क्या आप वो सब्जी खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। सारी चीजें डाल दो, लेकिन अगर नमक नहीं है तो फिर आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। सही बात है ना। तो जब हम खाना खाते हैं उसमें हम नमक का उपयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के रसायन बनाने हो या फिर औषधियां तैयार करनी हो, तब हम नमक का उपयोग करते हैं। और कोई खाने वाली चीज है ना, ठीक है, कोई पदार्थ अगर उसको अधिक दिनों तक ठीक रखना है, ठीक ठाक, ताकि वो खराब ना हो, तभी भी नमक का उपयोग किया जाता है। और ये मैंने देखा है। ठीक है, कहाँ पर देखा मैं आपको बताती हूँ। जैसे आम के सीजन में बहुत ज्यादा आम आते हैं ना, आम के पेड़ों पे, तो आम को निकाला, आम को तोड़ा और फिर उसके बाद उसको काट काट करके ऐसे ही धूप में सुखा दिया गया था। मेरे घर की बात बता रही हूँ। ठीक है, और जब वो सूख गया था, जब वो पूरा के पूरा सूख गया, तो उसको ना बॉक्स में बंद करके रखा गया था। अब देखो, बॉक्स मतलब डिब्बे के अंदर। ठीक है, तो अब गर्मी के जब आम का सीजन होता है, उसके तुरंत बाद किसका सीजन आता है, बारिश का। ठीक है, तो जब बारिश का सीजन आया, मॉइस्चर बढ़ा, तो उसके अंदर भी पता नहीं कैसे, डिब्बे के अंदर बंद है बट फिर भी उसमें मॉइस्चर आ गया, और वो जो आम मतलब आम जो सुखा करके रखे गए थे, उसके ऊपर ना व्हाइट व्हाइट लेयर्स टाइप के जमने लगे। तब मेरी मम्मी ने क्या किया जानते हैं आप सभी लोग, उसके अंदर, वो डिब्बे के अंदर नमक डाल दिया ढेर सारा। अब मैं सोच रही थी कि नमक क्यों डाला। मैंने मम्मी को पूछा, मम्मी आपने इसके अंदर नमक क्यों डाला। तो मेरी माँ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नमक डालने से ये जो मतलब ये जो आम है ना, वो खराब नहीं होगा। समझे। तो यहाँ पर वो बात प्रूव हो गई ना कि अगर कोई चीज है और हमें उसे ज्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है, तो भी नमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बर्फ बनाने में भी हम लोग नमक का उपयोग करते हैं, राइट। अब ये जो नमक है ना प्यारे बच्चों, ये आता कहाँ से है, तो ये समुद्री जल का जो क्षार है ना, वहीं से नमक आता है। क्या करते हैं हम लोग, समुद्री जल को ये जो नमक सार ऐसे करके बने हुए होते हैं क्यारियां, उसमें हम उसको इकट्ठा करते हैं। फिर जो पानी है वो वाष्पीकरण के प्रोसेस के थ्रू ऊपर चला जाता है, फिर इसके अंदर बच जाता है नमक, और यहीं से जो नमक है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसको भर करके लेकर के जाएंगे फैक्ट्रीज के अंदर, उसके ऊपर पूरा मतलब प्रोसेस करेंगे, उसको साफ करेंगे। ठीक है, और तब जाके नमक हमारे घर में आता है ना। टाटा नमक, देश का नमक, तब ऐसा नमक आता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, क्षारता के कारण क्या होता है, जो समुद्री जल है ना, उसकी उत्प्लावकता यानी उसकी जो तैराव है ना प्यारे बच्चों, उसमें वृद्धि होती है। अब ये उत्प्लावकता क्या है बताओ जरा। तो उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है ना, जैसे जितना ज्यादा क्षार किसी जल में रहेगा, वो उतना ज्यादा मतलब उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यानी मान लीजिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, एक सागर है प्यारे बच्चों, मृत सागर, राइट। तो मृत सागर की अगर मैं आपको बताऊं, इसमें क्षारता बहुत अधिक है, मतलब इसकी क्षारता इतनी ज्यादा है, इसके कारण इसका घनत्व भी ज्यादा है। तो आप या फिर हम अगर ये डेड सी में जाएंगे ना, तो वहां पे मतलब डूबेंगे नहीं। जैसे नॉर्मली जो हम सी में जाते हैं उसमें अगर आप जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन अगर आप ये मृत सागर में जाओगे तो डूबोगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना नमक है जिसके कारण इसका घनत्व भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है, मतलब इसका बायोन्सी ज्यादा है ना, इसकी उत्प्लावक तैराव ज्यादा है, इसमें हम तैर सकते हैं। बट दूसरा जो अगर मैं सी वाटर की बात करूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी क्षारता कम है। तो वही बोला है ना कि क्षारता के कारण क्या होता है कि समुद्री जल की जो उत्प्लावकता यानी जो तैराव है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो जल यातायात के लिए उपयुक्त होता है। यदि
इसका उसका लाभ, ठीक है। यदि समुद्र जल की क्षारता निश्चित मात्रा से अधिक होती है तो उस जल से जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है। यानी कि अगर समुद्री जल के अंदर क्षारता काफी ज्यादा होगी, जैसे मृत सागर की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें कोई जीव जंतु आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो सागर के अंदर बहुत सारी मछलियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो सब पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, लेकिन मृत सागर में आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा। मृत सागर में वही बैक्टीरिया और ये फंगिस वगैरह देखने को मिलेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्षारता वाला है ना कि वहां पर कोई भी जीव रह ही नहीं पाएगा। ज्यादा नमक रहेगा तो वो कैसे रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको नमक के बारे में थोड़ा और कुछ बातें पढ़ाने वाली हूँ बच्चों। तो यहाँ पर है हमारा नमक, ठीक है। तो नमक को डाल रहे हैं 1.5 लीटर पानी के अंदर और फिर उसको हम घुलाएंगे। ये लो भैया, घुल गया, ठीक है। और घुलने के बाद क्या होगा, तो आपको 3 सेम आकार के बर्तन ले लेने हैं और उनकी पहचान करने के लिए इसको अलग अलग रंगों से रंग दीजिएगा, ठीक है। देखो बहुत जरूरी है, इसकी मदद से आपको एक प्रॉपर्टी समझाने वाली हूँ, इसीलिए ध्यान से देखो। ये रेड है, वो पिंक है, वो है ब्लू, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ले लेना है और फिर इसमें ना पानी भरिएगा। पानी कितना भरोगे, तो आधा ही पानी भरिएगा तीनों में, और फिर इसके ऊपर ये जाली वाला ढक्कन लगा दीजिएगा। अब देखो, तीनों में से एक बर्तन आपको रखना है सूरज के प्रकाश में। कहाँ पर रखना है, सूर्य के प्रकाश में, जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधा पड़े। और फिर जो दोनों बचे हुए रहेंगे ना, उन्हें आपको अपने क्लास में ही रखना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, तो एक जो रहेगा, अब दोनों अपने क्लास में रखे हैं, तो इसमें ना एक में आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से किसी भी एक बर्तन में आपको रोज आधा आधा ग्लास मीठा पानी, जो आप जनरली पीते हो वो वाला पानी, इसके अंदर रोज रोज डालते जाना। इसमें कुछ मत करना, इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, उसको भी जैसे रखा है धूप में ही रहने दो। बाकी इसमें आपको पानी डालना है, रोज आधा आधा ग्लास मीठा जल इसके अंदर डालना है, ठीक है। फिर 3-4 दिनों के बाद उन सभी को एक साथ लाइए, तीनों को एक साथ लाइए। देखो ये लोग लेकर के आ चुके हैं। और फिर आप क्या करो, अच्छा एक और बात सुन लो, स्टार्टिंग में आपको क्या करना था, जैसे आपने ये पानी इसके अंदर डाला था ना, तो उसको एक बार जरा टेस्ट कर लेना, टेस्ट करके फिर रखना, ठीक है। तो चलो भाई, अब तीनों को एक साथ लेकर के आए। अब जो पानी है ना उसके अंदर आप उसको टेस्ट करो, राइट। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगा प्यारे बच्चों। क्या दिखाई देगा कि जिस बर्तन को हमने रखा था सूर्य के प्रकाश में, उस पर आप देखेंगे तो पानी बहुत कम हो चुका होगा और उसकी क्षारता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और वाष्पीकरण का प्रोसेस जहाँ पर ज्यादा होगा, वहां का जो समुद्री जल है उसमें क्षारता अधिक होगी, ठीक है। वैसा आपको देखने मिलेगा। देख लो, छोटे छोटे एक्टिविटी के थ्रू आपको इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझाने की कोशिश की जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे इसमें वाष्पीकरण के प्रोसेस के थ्रू पानी चला गया ऊपर और क्षारता ही बची है ना, इसके कारण इसकी क्षारता ज्यादा है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से जहां पर वाष्पीकरण का प्रोसेस ज्यादा मात्रा में होगा, वहां पर क्षारता आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो, जो दूसरा वाला, मान लीजिए ये वाला जो बर्तन है जिसमें हम आधा आधा ग्लास करके मीठा पानी डाल रहे थे, तो जब आप उसकी क्षारता को टेस्ट करोगे तो आपको वो सामान्य ही लगेगा। उसमें आपको ज्यादा अंतर ज्यादा अंतर, हाँ अंतर तो दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि हम रोज रोज आधा आधा ग्लास करके पानी डाल रहे थे, है ना, और उसमें वाष्पीकरण जो है वो बहुत कम हो रहा था, ज्यादा हो भी नहीं रहा था। तो वाष्पीकरण कम और जो मीठा जल है वो हम डालते जा रहे थे, तो इससे क्या होगा, इसकी क्षारता थोड़ी कम दिखाई देगी हमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये बीच वाले की, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे थे, तो इसमें वाष्पीकरण जो है वो धीरे धीरे करके हो रहा था। अब वाष्पीकरण धीरे धीरे होने की वजह से जब आप इसकी क्षारता को टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा। अब देखो, इसमें पानी तो हम डाल नहीं रहे थे, मीठा जल इसके अंदर नहीं डाल रहे थे, बस इसमें वाष्पीकरण हो रहा था, वो भी धीरे धीरे। तो इसका जो टेस्ट है ना, वो आपको नॉर्मल ही लगेगा, जैसे पहले था वैसा ही कुछ लगेगा, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब ये तीनों चीजें समझने के बाद हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सुनिए अच्छे सुनना, कि वाष्पीभवन अधिक, मतलब जो वाष्पीकरण का प्रोसेस है वो ज्यादा हो रहा है और मीठे जल की आपूर्ति कम हो रही है। तो ऐसे भागों में क्या होता है कि जल की क्षारता अधिक होती है, जैसे वो पहले वाले बर्तन में हुआ था जिसको हमने धूप में रखा था, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा था और मीठे जल की आपूर्ति हो ही नहीं रही थी, इसके कारण इसकी क्षारता ज्यादा दिखाई देगी। फिर देखिए, जल के वाष्पीभवन की क्रिया कम,
मतलब जो वाष्पीकरण हो रहा है वो कम, और मीठे जल की आपूर्ति अधिक होने पर क्या होता है कि समुद्री जल की जो क्षारता है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे वो दूसरे वाले बर्तन में हुआ था जिसमें हम पानी डालते जा रहे थे। ठीक है, तीसरा कि जल का वाष्पीभवन भी कम और मीठे जल की आपूर्ति भी कम। वाष्पीभवन भी कम हो रहा है, मीठे जल की आपूर्ति भी कम हो रही है, तो ऐसे में लगभग सामान्य ही सिचुएशन बनी रहेगी, उसमें आपको ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। तो ये तीनों कंक्लूजन जो है वो आपके दिमाग में याद रखो। ठीक, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई है। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसकी चिंता मत करो। अब देखो कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। क्या बताऊं? देखिए, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे ना कि हमारे पृथ्वी पे कितना नमक है, नमक नमक कर रहे हैं तो कितना है, तो मैं आपको बताऊं, हमारे पूरा जितने भी हमारे समुद्र है, महासागर है, अगर हम उन सबको मिलाएं तो हमारे इस पूरी पृथ्वी पे इतना नमक है कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर उसकी लेयर्स बनाना चाहें, सारे नमक को निकालें और उसकी परत बिछाना चाहें, तो 150 मीटर मोटी परत उस नमक से बिछाई जा सकती है हमारे अर्थ के ऊपर। मतलब लगभग अगर देखा जाए ना प्यारे बच्चों, तो 120 10 लाख टन हो सकेगा, और यदि इसको पृथ्वी पर फैलाया जाए तो लगभग 150 मीटर परत जो है वो निर्मित हो सकती है। 150 मीटर की मोटी परत, ओके, जो लगभग, इससे अंदाजा लगाइएगा कि 40 माले की जो बिल्डिंग होती है ना, ठीक है, तो 40 माला इतना मोटा परत जो है वो निर्माण हो सकता है। समझे? तो समुद्र में इतनी क्षारता कहाँ से आई होगी? अब सोचिए, ये आपका काम है सोचना। बच्चों, मानचित्र से मित्रता करोगे? चलो बाद में हम मानचित्र से मित्रता करते हैं, पहले इसे सदैव ध्यान में रख के ये हम पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि हर चीज को मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होता है। बारिश है तो उसको हम रेन गेज की मदद से, वर्षा मापक यंत्र की मदद से माप सकते हैं, और अगर मान लीजिए टेम्परेचर है तो उसको हम थर्मामीटर की मदद से नापते हैं, है ना। फिर जो एयर है उसको हम किसकी मदद से मापते हैं? उसका भी इंस्ट्रूमेंट कुछ होता है मापने वाला, राइट। तो अलग अलग चीजों को मापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, लेकिन क्या हम समुद्र के अंदर की जो क्षारता है उसको भी माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, 1 किलो लगभग 1000 ग्राम आपको जल लेना है, समुद्री जल, ठीक है। फिर उसमें देखो कि उसकी क्षारता कितनी है, तो अगर उसमें से क्षारता की मात्रा होती है ये 1000 में से 40 ग्राम, कितनी होती है प्यारे बच्चों? 40 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे कि इस समुद्री जल की क्षारता कितनी है? 40% है, मतलब प्रति 1000 40, मतलब 1000 पे 40 है ना, यानी कि 40% ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। और जो समुद्री जल की क्षारता है ना, उसको मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर और सैलिनोमीटर का उपयोग किया जाता है, इन सारे यंत्रों का, ठीक है। चलो, अब करनी है हमें मानचित्र से मित्रता। आओ बच्चों, इससे तो आप लोग वाकिफ हैं ही। क्या है ये? तो ये है हमारा पूरा विश्व का मैप, ठीक है। अब देखो, ये मैप आपके सामने इतने बार आएगा ना कि आपको सारे कॉन्टिनेंट्स याद हो जाएंगे कि किसका लोकेशन कहाँ पर है। जैसे हमारा भारत कहाँ पर है बताओ? तो जैसे 7 ये है ना, क्या कहते हैं इसको, कॉन्टिनेंट्स, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और है, राइट। अच्छा, ये एक ही में मिला हुआ है ना, ओके। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती थी किसके बारे में, वही सैलिनिटी यानी कि क्षारता के बारे में बता रही हूँ, ओके। तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे आप इस पूरे विश्व को देखिएगा, इसमें ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल रीजन है, हम जानते हैं कि जो इक्वेटोरियल यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वाला हमारा प्रदेश है, यहाँ पे जो सन की किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो अगर ये टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर हम जब टेम्परेट रीजन में जाएंगे, यानी कि ये समशीतोष्ण वाले में, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है एज कम्पेयर टू दिस, मतलब यहाँ पे वाष्पीभवन थोड़ा कम होगा। और वहीं अगर मैं फ्रिजिड जोन में चली जाऊँ, ये जो पूरा शीतोष्ण वाला एरिया है वहां पे चली जाऊँ, तो वहां पर टेम्परेचर और भी कम मिलेगा, यानी समझो कि वहां पे वाष्पीकरण का प्रोसेस होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि लगभग वहां पे 2 डिग्री सेल्सियस, मानी बहुत वहां पे ठंडी बनी रहती है ना।
तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा ये वाष्पीकरण होगा ही नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग भागों में पाए जाने वाले जो समुद्र होते हैं ना, उनकी क्षारता में हमें भिन्नता देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो क्षारता को दिखाया गया है परसेंटेज में इस चित्र के माध्यम से, मतलब इस मैप के माध्यम से। जैसे कि अगर मैं ये इक्वेटोरियल रीजन की बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा जो हमारे सैलिनिटी है, क्षारता है, वो कितनी है, लगभग 36% से 37%, 35, 36, 37, 35 ये यहाँ पर चल रहा है। कहीं कहीं पर ये आपको 32 दिखाई देगा, बट अगर ज़्यादातर देखा जाए, यानी अगर जब आप इसका औसत निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग ये 35-36 तो है ही, है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो सैलिनिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे ये वाला जो एरिया है समशीतोष्ण है ना, यहाँ पे देखो 32 दिखा रहा है, ऊपर जाओगे तो और भी कम हो जाएगा, वही 32-33 ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको दिखाया गया। तो वो क्यों हो रहा है, उनकी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो क्षारता को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जैसे वाष्पीकरण एक हो गया, और दूसरा मीठे जल की आपूर्ति। तो जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, मीठे जल की आपूर्ति कम होगी, वहां पे क्षारता हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और जहां पर मीठे जल की आपूर्ति ज्यादा होगी, वाष्पीभवन कम होगा, है ना, तो वहां पर क्षारता कम दिखाई देगी। ठीक है, और फिर तीसरा हमने क्या देखा था कि मीठा जल जो है उसकी आपूर्ति भी कम हो रही है, वाष्पीकरण भी कम हो रहा है, तो वहां पे लगभग नॉर्मल ही रहेगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो आइए जरा इसका जो भौगोलिक स्पष्टीकरण है बच्चों, इसको हम समझते हुए चलते हैं। तो चलिए, अब सबका ध्यान होना चाहिए मेरी तरफ। आइए देखिए, पृथ्वी के पर क्या है, जो तापमान वितरण है उसमें असमानता होती है। तो उसमें असमानता के कारण क्या होता है प्यारे बच्चों कि मीठे जल की, देखिए पहली बात ये है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताती हूँ कि पृथ्वी के तापमान वितरण की असमानता, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता आदि बातें समुद्री जल की क्षारता को प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो समुद्री जल की क्षारता को प्रभावित करती हैं, तो वही तापमान वितरण की असमानता, मीठे जल की ये आपूर्ति और उसकी असमानता, कहीं पे ज्यादा मीठा जल मतलब लाया जाता है, कहीं पे कम समुद्र के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब देखो, जो हमारे, ध्यान सुनना, जो हमारे उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध यानी वही विषुवत रेखा के पास वाला एरिया। ठीक है, मतलब नॉर्थ में भी 5 डिग्री, मतलब देखो ये हमारा अर्थ है, तो ये इक्वेटर है ना, तो इससे ऊपर भी जाओगे 5 डिग्री, यहाँ पे भी 5 डिग्री, यानी कि ये वाला जो रीजन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वाष्पीभवन की गति है ना दोस्तों, वो तेज होती है, इसीलिए यहाँ पर समुद्र में क्षारता काफी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कि विषुवत रेखा से लगभग उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री, अक्षांश रेखा के बीच जो शांत पेटी होती है उसमें वो गर्म होता है। ठीक है, तो वहां पे घने बादल छाए होते हैं और प्रतिदिन वहां पे आरोही प्रकार की जो वर्षाएं वो होती है, यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल। हमने ये आरोही पढ़ा था ना, आरोही, फिर वो चक्रवात वाला पढ़ा था कि नहीं, प्रतिरोधी। तो आरोही प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो पानी जो हवा में, मतलब हवा में पानी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है हवा के साथ, फिर वो कंडेंस होकर के संघनन होगा, फिर वो नीचे जमीन पे ही गिरेगा, है ना। तो यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है आरोही प्रकार की। फिर उष्णकटिबंध के जो कांगो और अमेज़न जैसी बड़ी नदियां जो है वो महासागर में जाकर के मिल जाती हैं, और इस कारण से मीठे जल की आपूर्ति भी यहाँ पर क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, अधिक हो जाती है। तो अधिक तापमान से वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, मतलब यहाँ पे अधिक तापमान है। ठीक है, तो वाष्पीभवन भी तेजी से हो रहा है और यहाँ पे बारिश भी होती है, लगभग देखा जाए तो ज्यादा ही होती है। ठीक है, तो परिणामतः इन प्रदेशों में क्षारता का प्रमाण कैसा होता है, साधारण होता है। यहाँ पे साधारण नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे मतलब ज्यादा होता है ना, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। ठीक, समझ में आया। अगर आप इंग्लिश मीडियम, आप सोचेंगे ये तो टेक्स्ट बुक में दिया है तो सही दिया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक उठा करके देखोगे ना प्यारे बच्चों, तो वहां पे अधिक ही लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं भी आपको बोलूंगी कि यहाँ पे अधिक आना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला ना अधिक होगा, अब यहीं पे आकर के बोल रहे हैं कि साधारण होता है, ये बात तो गलत हो जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे शांत पेटी, अगर यहाँ पे इन लोगों ने ये 5-5 डिग्री की बात की होगी ना, 5-5 डिग्री, ठीक है, 5-5 डिग्री, और फिर उसके मतलब 5 डिग्री के बियॉन्ड जाएंगे तब वहां पर इसकी बात की जा रही होगी, और 5-5 डिग्री वाली शांत पेटी की बात की गई होगी, तब ठीक है, ये साधारण। ओके, तो चलेगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मध्य अक्षांश रेखीय यानी 25 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों में, वहां पे वर्षा कैसी होती है, कम होती है, और नदियों से आने वाले मीठे जल की आपूर्ति
भी कैसी होती है, वहां पर कम ही होती है, दोनों चीजें कम है। वाष्पीकरण मतलब वर्षा भी कम हो रही है, और जो मीठे जल की जो नदियां हैं, जो पानी बहा करके लेकर के आती है, उसमें मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी भी आपूर्ति कम होती है। इस पट्टे में मरुस्थलीय प्रदेश आता है, इसलिए वहां के समुद्री जल के क्षारता में अधिक मतलब इस कारण से क्या होता है, वहां समुद्री जल की क्षारता अधिक दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर जो समुद्री जल की क्षारता है ना प्यारे बच्चों, वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। क्यों ज्यादा देखने के लिए मिलती है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम हो रही है और नदियों से जो आने वाला मीठा जल है उसकी आपूर्ति भी कम हो रही है, सब कुछ कम कम हो रहा है, तो क्षारता तो अधिक होगा ही, है ना। नेक्स्ट है समशीतोष्ण, मतलब अब इसके ऊपर 35 डिग्री के ऊपर जाएंगे, ठीक है, पोलार से पहले ही। तो इसमें क्या होगा, समशीतोष्ण उसको रीजन कहते हैं। तो वहां पर सूर्य किरण कैसे पड़ती है भाई, तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, तापमान कम होता है, और वैसे ही बर्फ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति अधिक होती है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये हमारा समशीतोष्ण वाला रीजन है। अब यहाँ पर हमारा सूरज जी है, तो जब इसकी तरफ आएंगे, है ना, तो ये कैसे पड़ रहे हैं, ये तिरछे पड़ रहे हैं, इसके कारण इसका तापमान कम होता है। ठीक है, अब तापमान कम होने की वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों की, मतलब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण का प्रोसेस भी कम ही होगा ना। और यहाँ पे लगभग देखा जाए तो बर्फ यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, तो बर्फ पिघलने से क्या होता है कि समुद्र में मीठे जल की आपूर्ति होती है। इसलिए इस कटिबंध में बढ़ते अक्षांशों के कारण समुद्री जल की क्षारता जो है वो कम होती जाती है, क्योंकि वाष्पीभवन कम हो रहा है और मीठे जल की आपूर्ति भी लगभग हो ही जा रही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्षारता कम होती है। ठीक है, फिर अगर मैं ध्रुवीय प्रदेशों की बात करूं, ध्रुवीय प्रदेश क्या है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ है। तो ये वाले जो प्रदेश है यहाँ पर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया है, एक तो ये पूरा मतलब फ्रीजिड जोन ही है, पूरा समझ लो कि ये जमा ही रहता है पूरा 24 घंटे 6 महीने, है ना, पूरा वहां पे ठंडी पड़ती ही रहती है। तो इसी कारण क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीभवन तो हो ही नहीं पाएगा। देखो ध्रुवीय प्रदेशों की ओर तापमान बहुत कम होता है, ध्रुवीय प्रदेश में वाष्पीभवन की गति मतलब बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इस कारण जो समुद्री जल की क्षारता है वो यहाँ पर कम होती है, जैसे कि हमने वो मैप में भी देखा था। ठीक है, चलो अब थोड़ा और हम बात करेंगे भूवेष्टित समुद्र की क्षारता, मतलब जो हमारा खुला समुद्र है और जो भूवेष्टित समुद्र है, इसके बारे में हम जरा समझते हैं दोनों को कंपेयर करके। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो भूवेष्टित समुद्र होता है ना, इसकी क्षारता अधिक होती है, और जो खुले में समुद्र है उसकी क्षारता उसकी तुलना में बहुत ही कम दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो भूवेष्टित समुद्र है ना, उसमें वाष्पीभवन की जो गति है वो तेज होती है। जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा वहां के समुद्र में क्षारता हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें दी गई हैं। और वैसे ही बड़ी नदियों की ओर से होने वाली जल की आपूर्ति का अभाव होता है, इसीलिए भूवेष्टित समुद्र तथा खुला समुद्र, इन दोनों की क्षारता में हमें भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा भूमध्य सागर है उसकी औसतन अगर आप क्षारता देखोगे तो वो है आपका 39%। ठीक है, जो हमारा भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, वहां की क्षारता इतनी है। और जो दूसरे महासागर है, तो महासागरों में सबसे ज्यादा सैलिनिटी, सबसे ज्यादा क्षारता कितनी है, औसतन 35% है, और वो किसकी है, अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की क्षारता जो है वो काफी ज्यादा है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो। अटलांटिक महासागर है कि नहीं, देख रहे हो, तो ये देखो, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ है तो आगे यहाँ पर, हाँ, ये मृत सागर जो मैं आपको बता रही थी दोस्तों, मृत सागर के बारे में। तो ये जो मृत समुद्र है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखो, इजराइल और जॉर्डन इन देशों की सीमाओं के नजदीक में समुद्र जल की क्षारता 332%। सोच रहे हो, भी महासागर की बात मैं कर रही थी तो 35% ही बता रहा था, है ना, 35% बोल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा 332, मतलब 2 गुना 3 गुना 6 गुना, है ना। तो सोचिए वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर तो वही होगा कि जब उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ेगा, जिसके कारण आप उसमें तैर सकते हो। मतलब तैरने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके अंदर सो जाओ, फिर वो तुरंत वो क्या करेगा, अपने आप आपको ऊपर उठा देगा, आप ऐसे लगेगा कि बेड पे सो रहे हो। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे वही है कि सामान्यतः महासागरीय जल की क्षारता 35% रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर जॉर्डन नदी जो है वो यहाँ पे आकर के बड़ी नदी है जो समुद्र में जा मिलती है। कम वर्षा और मीठे जल की कम आपूर्ति और बड़े पैमाने पर होने वाला वाष्पीभवन, इन कारणों से समुद्र जल की जो क्षारता है वो अधिक है, हमें मालूम है। कुछ एक कोशिकीय जीव के अलावा, देखो यहाँ पर कोई जीव सृष्टि नहीं है, कुछ ही जीव होंगे, जैसे फंगी और जो बैक्टीरिया होते हैं, एक कोशिकीय जीव वो ही वहां पे पाए जाएंगे, बाकी और कोई नहीं, क्योंकि इतनी क्षारता है कि कोई जीव वहां पर रह ही नहीं पाएगा। ठीक है,
जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियों से आने वाली मछलियां यहाँ आने के बाद क्या होती है, तुरंत मर जाती हैं। मतलब नदियों में मछलियां हैं, अब जॉर्डन नदी से आ रही हैं मछलियां, इसके अंदर जब भी इसके अंदर जब प्रवेश उनका हो जाता है तो बेचारी मर जाती है, क्योंकि इतनी क्षारता होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर अधिक क्षारता के कारण इन क्षारों का जब निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है, तो इसमें क्षार स्तंभ बन जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सागर जल के पृष्ठ भागों पर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। अधिक क्षारता की वजह से यहाँ पर जल की अधिक घनता पाई जाती है, अतः इस समुद्र में डूबने की कोई चिंता नहीं है, आराम से कहीं पर भी चले जाओ, इसमें आपको डूबने का कोई खतरा नहीं है। सोचो ना कितनी अच्छी बात है। देखो, एक तो भैया कोई इसमें जीव नहीं है जो हमें अंदर से आकर के, है ना, नहीं तो बड़ी बड़ी मछलियां रहती है वो हमको आकर के अटैक भी कर सकती है किसी समुद्र में आप जाओगे तो, लेकिन उसमें ये सबका कुछ खतरा ही नहीं है, कोई जीव नहीं है, और बस पूरा पूरा पानी है। ठीक है, और ऐसा पानी है जो आपको डूबने ही नहीं देगा, तो आप बीच में कहीं पर भी जा करके तैर सकते हो, है ना, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। कभी मौका मिले तो डेड सी देखने जरूर जाना। इस जल में उतरने के बाद हम सहजता से तैर सकते हैं और डूब नहीं सकते। मृत सागर की एक और विशेषता यह है कि यहाँ का भूभाग औसत समुद्री सतह से कम ऊंचाई पर है, जो औसत समुद्री सतह है उससे कम ऊंचाई पर है ये, और विश्व का सबसे कम ऊंचाई वाला यह भूभाग है। कुछ भागों में ऊंचाई कितनी है, 400 मीटर। ठीक है, चलिए भाई, तो ये है हमारा डेड सी, मृत सागर। तो अभी चित्र में देख रहे हैं, कभी लाइव देखने का शायद मौका मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये क्षारता को भी पढ़ लिया है। अब उसके बाद से हमारा आता है ये घनत्व, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो पहला वीडियो हो गया, ये दूसरा लेक्चर भी हो गया। अब उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है घनता, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय एवरीवन।